हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। बट ये जो लॉ है उसको पढ़ने से पहले एक नई क्वांटिटी है, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा और उसका नाम जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो एक्चुअली आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के ही आए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो पढ़ जाए वो सेम थिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में भी होगा। अब एक चीज समझो, फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि कुछ एरिया है उसमें से कितनी क्वांटिटी बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है तो वो क्या होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कुछ एरिया है, ठीक है, कैपिटल ए जितना। तो एरिया कैपिटल ए है, उसमें से हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी तो क्या देखा था कि कितना इलेक्ट्रिक लाइन इसमें से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो सकता है। तो वो क्या था कि हमारे पास आई इक्वल टू कुछ आया था ई डॉट ए, इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला था। तो सेम थिंग क्या होगी कि जब गिवन एरिया में से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बतलाता है, तो वो वैल्यू ही बतलाता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतलाता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतलाता है। तो सपोज कि कोई एरिया है उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा। अब ये जो बात हुई, ये बात क्या हुई कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, तो उसका वैल्यू बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और कॉस थीटा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कैसे करता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या समझ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि बी है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे, तो देख लो कि ये कुछ एरिया है, ठीक है, ये मेरा जो काम है वो कुछ एरिया है। अब ये एरिया में से मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सिर्फ ये एक लाइन पर ही डिपेंड करेगा ना। अब मान लो कि अगर इतने ही एरिया में से एक यहाँ से दो पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से दो पास हो रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, तो कम लाइन पास हो पाएगी केवल एरिया में से। अब दूसरा चीज क्या है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, तो मान लो कि यहाँ से एक दो तीन चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक। बट अब मान लो कि हमारे पास इतना ही एरिया है, तो एरिया इतना ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक और दो, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, वो एरिया में से पास हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, नीचे, बट क्या होगा कि वहां पर एरिया है ही नहीं, तो क्या होगा कि वो फील्ड लाइन भले है बट वो एरिया है ही नहीं, तो उसका भी कुछ मतलब नहीं रहा। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए कि एरिया भी चाहिए और उसमें से पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो ही लाइन क्या हो रही होगी, एरिया में से पास हो रही होगी, तो ये हो गया। अब तीसरा चीज क्या है कि एंगल, तो एंगल पर कैसे डिपेंड करता है, तो मान लो कि ये अगेन एक एरिया है पूरा, इसमें इस तरीके से ये जो एरिया है इसको परपेंडिकुलर, एरिया को परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है। बट अब देखो तो क्या होगा कि अगर ये एरिया इस तरीके से सीधा नहीं होगी, इस तरीके से हो गया, तो अब क्या होगा कि इधर से जो पास हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इधर से जो पास हो रही थी वो तो एरिया के बाहर चली गई ना, क्योंकि एरिया अगर कुछ एंगल पर इंक्लाइन हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ से पास हो रही थी, ठीक
अब क्या होगा कि एरिया अगर इंक्लाइन हो गया तो एरिया इधर आ गया तो वो फील्ड लाइन थोड़ी उसके साथ आएगी, वो तो अपनी जगह पर आएगी। तो एरिया इंक्लाइन हो गया तो क्या होगा कि ये वाली लाइन क्या हो जाएगी कि एरिया से बाहर चली जाएगी, तो उसका भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड कैसे करता है वो पता चल गया होगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है, एरिया कितना है और दोनों के बीच का एंगल कितना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एंगल है उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एरिया है इसको परपेंडिकुलर लाइन अगर देखोगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि बहुत सारी लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी तो बहुत सारी लाइन पास हो रही होगी, ठीक है। ये लाइन इस तरीके से होगी तो बहुत सारी लाइन पास हो जाएगी, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बट ये चीज देखो 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है 90 थोड़ी आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 नहीं बनेगा। अगर इस तरीके से एरिया है और ये एरिया में आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हो तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको जो एंगल आएगा वो एंगल थीटा इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1। अब cos थीटा 1 हो जाएगा तो फाई एम जो है वो यहाँ से क्या होगा b इंटू ए मैक्सिमम मिलेगा। बट यहाँ पर ये एंगल फिर 0 कैसे होगा, तो ये जो एंगल है ये एंगल को हमें क्या लेना होगा, तो ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया का एरिया वेक्टर, तो कोई भी हमारे पास इस तरीके से एरिया है, ठीक है, तो ये x डायरेक्शन है, ठीक है, ये y डायरेक्शन है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो z डायरेक्शन में होगा। तो हमको यहाँ पर जो एंगल लेना है ना, ठीक है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल, तो वो एरिया वेक्टर जो होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के साथ लेना होगा। तो आप देखोगे तो इस तरीके से मेरा सर्कल का तो ये क्या होगा y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा z डायरेक्शन, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या होगी z डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा जी। तो वो एंगल इस तरीके से हमको लेना होता है, ठीक है। अगर आप ये एरिया है और इस तरीके से रखा तो यहाँ पर हमको ये मिल गया है 90 एंगल, ठीक है, ये 90 एंगल तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे तो समझ लो cos थीटा में आप 90 रखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा 90, ठीक है, cos थीटा में आप 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 रखने पर तो cos थीटा 0 हो जाता है। तो ये जो एंगल लेना है वो क्या होगा कि जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर समझ गए कि x और y डायरेक्शन में एरिया है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा z, तो उसके साथ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन लेना होता है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब ये जो आप चीजें समझे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वही चीज होती है, ठीक है, बट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये जो होता है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पर एरिया जो है ये यहाँ पर आप देखो तो प्लेन है, बट प्लेन की जगह कुछ इस तरीके से स्फेरिकल एरिया, कुछ मतलब जो अनइवन शेप हो, तो उसमें क्या होगा कि हमको ये जो एरिया है ये एरिया को क्या करना पड़ेगा कि डी ए जितना छोटे छोटे पार्ट में क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये DA1 DA2 DA3 इस तरीके से। तो इस केस में हमको हमारा जो रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कैसे मिलेगा, तो फाई एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं B इंटू DA1 प्लस B इंटू DA2 प्लस B इंटू DA3 अप टू डॉट डॉट, जितना आप छोटे छोटे एरिया बनाओगे उन सब का हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर प्लेन शेप नहीं होगा तो छोटे छोटे पार्ट में एरिया को डिवाइड करके हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझ गए तो इसके ऊपर से हम समझेंगे फैराडेज लॉ ऑफ
इंडक्शन। अब यहाँ पर हम देखोगे कि फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन वो क्या होगा, तो ये यहाँ पर हम एक चीज समझे सबसे पहले कि मान लो कि यहाँ हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप से अगर मान लो कि कुछ पानी भी है, ठीक है, एक लिक्विड पानी, बट क्या ये जो पानी है पे वो इधर या उधर जा पाएगा, मोशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये दोनों, इसके जो दोनों एंड है, ठीक है, सेम लेवल पर है। अब पानी को अगर मोशन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, हाइट डिफरेंस चाहिए, ठीक है। हाइट डिफरेंस होगा तभी जाके क्या होगा कि ये जो पानी होगा वो कोई एक डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। तो वैसे ही हमारे पास ये कोई एक मेटल रॉड है, ठीक है। तो मेटल रॉड के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? जो होंगे, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बट क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे वाटर को फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, वैसे ही यहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो अब उसको हम उल्टा करें। मान लो कि यहाँ पर एक मेटल रॉड है, ठीक है, मतलब एक वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक, इसमें से करंट पास हो रहा है। अब ये करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर V1 और इधर भी V1 ही होगा? बिल्कुल नहीं। इधर V1 तो इधर V2 ही होगा, दोनों और वोल्टेज का डिफरेंस अलग अलग होगा, तभी इसके अंदर से करंट पास हो पाएगा। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट पास हो पाएगा, और अगर करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये चीज हमने कहाँ पर ऑब्जर्व करनी है वापस, तो फैराडे और हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट हमने पिछले वीडियो में देखे थे स्टार्टिंग के, तो वहाँ पर हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे वही एक्सपेरिमेंट को हमें यहाँ पर रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो 3 एक्सपेरिमेंट में से पहला एक्सपेरिमेंट था कि एक कॉइल थी जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट किया था, और इधर क्या किया था, एक मैग्नेट रखा था, ठीक है। अब ये मैग्नेट के साथ क्या होगा कि इसका अपना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मैग्नेट है इसको हम इधर मोशन करवाए या उधर, वो छोड़ दो, मोशन करवा रहे, ठीक है, मैग्नेट को मोशन करवा रहे थे। तो मैग्नेट को मोशन करवाने से क्या होगा कि इधर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, ठीक है, फाई एन, उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा था, और वो चेंज की वजह से क्या हो रहा था कि इधर ये जो कॉइल थी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाता था, और वो करंट क्या था, हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते थे। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये जो कॉइल थी, ठीक है, वो ऐसी थी, और दूसरी साइड मैग्नेट की जगह हम क्या किया था कि एक दूसरा कॉइल ले लिया था, और वो कॉइल को हमने क्या किया था कि बैटरी के साथ जोड़ दिया था, और बैटरी में से अब क्या हो रहा था, तो ये बैटरी थी, बैटरी में से करंट पास हो रहा था, तो उस वजह से क्या था कि ये जो कॉइल थी वो भी ऐसे मैग्नेट बिहेव कर रहा था। तो ये करंट पास हो रहा था, तब क्या था कि इधर हमको कुछ देखने को नहीं मिला था रीडिंग इसका गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। पर जैसे ही हमने ये जो कॉइल थी उसको भी मोशन करवाया, तो इधर जो गैल्वेनोमीटर था उसके अंदर हमको क्या मिला, एक करंट मिला, तो उस वजह से गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ रीडिंग मिला है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था कि जो बतलाता था कि मैग्नेट का मोशन करवाना ही जरूरी नहीं था, अगर आपके पास एक दूसरा कॉइल हो जिसको हम बैटरी के साथ जोड़ दे तो वो भी क्या होगा कि ऐसे मैग्नेट बिहेव कर सकता है। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक टैपिंग की लगा दी थी, ठीक है, ये कॉइल को ऐसे किस था, और दूसरी साइड क्या किया था कि जो कॉइल था वो कॉइल को हमने क्या किया था कि बैटरी के साथ तो जोड़ा ही था, बट एक टैपिंग की लगा दी थी। तो
तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारी बैटरी थी, बैटरी में से करंट पास होता है, तो उस वजह से ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। बट अब देखो तो यहाँ पर हमने की लगा दी, तो उस वजह से क्या होगा कि अगर की ओपन होगी, ठीक है, तो मतलब सर्किट खुली होगी, सर्किट खुली होगी तो करंट पास नहीं होगा, तो करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा कि इसको फिर आप कुछ भी करवा दो, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा था, तो इसको कुछ भी करवा दो कुछ नहीं हो रहा था। बट होता क्या है कि जब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा था तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, वो जीरो रहता है। बट जैसे ही हम टैपिंग की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये करंट पास हो जाएगा तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो जाएगा, तो इनिशियली जीरो था और फिर क्या हो गया मैक्सिमम बन गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, तो क्या हुआ कि जैसे हमने टैपिंग की दबाया तो क्या हुआ कि इनिस जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो वो जीरो से मैक्सिमम हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इधर हमें क्या मिला, करंट मिला। अब देखो तो क्या हुआ कि प्रेस करके रखने से क्या होता कि कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो से मैक्सिमम हो चुका था तो वो चेंज हुआ, बट फिर वो मैक्सिमम पर ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था, उसके बाद उसको हमने पी को छोड़ दिया तो सर्किट खुली हो गई, सर्किट खुली हो गई तो इसमें से करंट पास नहीं हो पा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये सडन चेंज आ गया, ये सडन चेंज की वजह से इधर हमको क्या होगा कि इंस्टेंट कोई रीडिंग मिलेगा गैल्वेनोमीटर, तो क्या होगा जब की प्रेस करते तो जीरो से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से हमको गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग मिलता है, और जैसे ही हम की को रिलीज कर देते तो उस वक्त पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम था वो जीरो हो जाता था, वो चेंज की वजह से हमको इधर कुछ रीडिंग मिलता है। वो रीडिंग किस वजह से मिलता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की होने की वजह से इधर कुछ करंट फ्लो होता है, वो करंट हमको गैल्वेनोमीटर में देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों केस में हमको क्या देखने को मिला कि हमको इधर कुछ करंट मिला। अब ये करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इधर कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, इधर कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, तभी जाके तो ये करंट फ्लो हो पाएगा। अब ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इधर तो हमारे पास कोई बैटरी है ही नहीं, ठीक है, ये तीनों में तो बैटरी तो है ही नहीं, फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट किस वजह से फ्लो होगा, तो इधर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि इधर इंड्यूस्ड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, और वो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे, तो उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और ये एप्सिलॉन इधर ईएमएफ जो होता है उसकी वैल्यू बतलाता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो करंट होता है, ठीक है, ये वाली कॉइल में, तो ये ईएमएफ की वजह से होगा, तो वो जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, तो इधर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, उसके वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होगा कि दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके बराबर होगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है, तो वो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है कि यहाँ पर जो लूप बनेगा, ठीक है, ये किसके लिए होगा, तो ओनली वन क्लोज लूप के लिए, मतलब इस तरीके से जो होगा उसके लिए। अब मान लो कि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमको क्या होगा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू -n d⁵m/dt इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, इस तरीके से होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो हमको प्रोड्यूस ईएमएफ क्या होगा -n d⁵/dt। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो वैल्यू को हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो माइनस आ रहा है तो वो माइनस की साइन हम
वो करंट की डायरेक्शन बतलाने के लिए यूज होती है। तो वो साइन का यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए स्टडी करते